हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अपना 70 to 80% चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 3 में हम अपने रिमेनिंग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के टॉपिक हैं हमारे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूले के बारे में, जिसमें हम केमिकल फॉर्मूलेस को बनाएंगे। पिछली क्लास में जो भी हमने आयंस के बारे में पढ़ा था, कैटायन और एनायन, उन्हीं का यूज करके आज हम केमिकल फॉर्मूले को बनाएंगे और उसको करेंगे कि किस तरीके से केमिकल फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितना उसका मास प्रेजेंट है, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकालेंगे। और सबसे लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला यूनिट मास, ये दोनों लगभग लगभग सेम चीजें हैं, बट उसमें बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इन तीनों को अलग अलग करके अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल फॉर्मूले के बारे में, केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? तो केमिकल फॉर्मूले में बोला गया है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक का मतलब क्या है यहाँ पे? सिंबॉलिक का मतलब है कि हम उसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारा सोडियम का सिंबल था Na, एल्यूमिनियम का सिंबल था Al, कैल्शियम का सिंबल था Ca। तो वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी हमारा कॉम्पोजिशन है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, तो यहाँ पे हमने लिखा है सोडियम क्लोराइड। तो हर जगह हम क्या कर सकते हैं, नेम तो लिख नहीं सकते, क्योंकि सोडियम क्लोराइड लिखना, फिर कैल्शियम ऑक्साइड लिखना, बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे जिसमें तरह तरह के कॉम्पोजिशन पाए जाएंगे। तो उनका नाम लिखने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और बहुत लेंदी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले की फॉर्मेशन करते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम इनके सिंबल्स का यूज करके, जैसे सोडियम का हो गया Na और क्लोराइड का हो गया Cl, इसका यूज करके हमने कंपाउंड का फॉर्मेशन करा है, जिसमें हमारा सोडियम का भी कॉम्पोजिशन है और क्लोराइड का भी कॉम्पोजिशन है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे हमने क्या करा है, किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए जो भी उसके अंदर कॉम्पोजिशन है, मतलब जिस चीज से वो मिलके बना है, उसके सिंबल्स का यूज करके एक हम फॉर्मूले को क्रिएट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। अब इस केमिकल फॉर्मूले के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किस तरीके से लिखते हैं। जैसे हर एक चीज को लिखने का तरीका होता है, ABCD में हम ए पहले लिखते हैं, बी बाद में लिखते हैं। तो ऐसे ही केमिकल फॉर्मूले को लिखने के हमारे कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयन मस्ट हैव बैलेंस। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी उसकी वैलेंसीज हैं या फिर चार्जेस हैं आयंस के, वो हमेशा बैलेंस होने चाहिए। मतलब अगर एक के पास प्लस का 1 है तो दूसरे के पास माइनस का 1 होना चाहिए। मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दूसरा, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है जिसमें हमारा मेटल भी है और जिसमें हमारा नॉन मेटल भी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किसको आगे रखना है, किसके सिंबल को आगे रखेंगे, मेटल के। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो हमारा CaO है, CaO किसका नाम क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा कैल्शियम है वो क्या है हमारा, वो है हमारा यहाँ पे मेटल। तो ऐसे ही अगर हम देखें NaCl, सोडियम क्लोराइड में भी जो हमारा Na है वो एक तरीके का मेटल है। CuO, कॉपर ऑक्साइड में Cu हमारा है मेटल। तो यही बोला गया है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर हमारे पास मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट है, तो हम हमेशा किसको आगे रखेंगे, किसकी प्रायोरिटी आगे रहेगी, वो रहेगी मेटल की। मतलब सबसे पहले हम मेटल के सिंबल को रखेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल के सिंबल को रखेंगे। थर्ड बोला गया है, व्हेन द पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है। अगर हम वैसे के आयंस का यूज करते हैं तो जो आयंस होंगे वो इनक्लोज्ड होंगे ब्रैकेट के अंदर, मतलब उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशियो। अब ये जो पॉलीएटॉमिक आयंस है, इसमें हम इसके एग्जांपल्स को आगे लेंगे। इसमें बस हमें ये याद रखना है कि पॉलीएटॉमिक आयंस में क्या करेंगे, वो आयंस लेंगे जिसका जो नंबर है वो दो या दो से ज्यादा होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन के बाद ब्रैकेट लगा के जो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम नीचे की तरफ शो कर देते हैं। तो यहाँ पे बस उसी के बारे में बात की गई है। तो अभी तक हमने क्या देखा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में केमिकल फॉर्मूले के,
तो सबसे पहले हमने देखा कि जो भी हमारे आयन्स है वो कैसे होने चाहिए, या फिर आयन्स की जो वैलेंसीज हैं, जो चार्जेस है, वो हमेशा बैलेंस होने चाहिए। अगर एक के पास पॉजिटिव का चार्ज है तो दूसरे के पास कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव का। सेम हमने दूसरा वाले में बोला गया है कि अगर मेटल और नॉन मेटल की फॉर्मेशन से कोई कंपाउंड बन रहा है तो पहले हम मेटल को रखेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल के सिंबल को रखेंगे। थर्ड में बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक आयन्स है तो जो उसके आयन्स होंगे उसको हम इनक्लोज करेंगे ब्रैकेट के अंदर, किसी भी नंबर को या किसी भी रेशियो को शो करने से पहले। तो अब हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे। तो केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए सबसे पहले कैसे लिखना होगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है राइट द सिंबल्स फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला, किस तरीके से केमिकल फॉर्मूले को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट द सिंबल्स और फॉर्मूला, मतलब जो भी सिंबल है उस एलिमेंट का या उस आयन का, ठीक है, उसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे। देखो, सो डेट द सिंबल ऑफ द मेटल और पॉजिटिव आयन इज ऑन द लेफ्ट एंड द सिंबल फॉर्मूला ऑफ नॉन मेटल और नेगेटिव आयन इज ऑन द राइट। मतलब जो मेटल वाला है उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे और जो सिंबल होगा नॉन मेटल का उसको हम कहाँ लिखेंगे, नेगेटिव आयन, वो हमारा राइट में रहेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें तो मेटल हमारा राइट में होगा और नॉन मेटल हमारा कैसे होगा, सॉरी, मेटल हमारा लेफ्ट में होगा, नॉन मेटल हमारा राइट में होगा। मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव का, और नॉन मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव का। पॉजिटिव का चार्ज क्यों आया, क्योंकि हमने देखा था जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं अपने अंदर से, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो हमारा हमारा कौन सा होता है, पॉजिटिव। और नॉन मेटल में क्या होगा, ये माइनस का चार्ज क्यों आया, क्योंकि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करे उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैट आयन। और जो अपने अंदर आयंस को लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो वही दिया गया है यहाँ पे कि मेटल को हमें कहाँ लिखना है, लेफ्ट में, और जो हमारे नॉन मेटल है उसको हम कहाँ लिखेंगे, राइट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेटल का सिंबल लिख लिया, नॉन मेटल का सिंबल लिख लिया, अब हम लिखेंगे उसकी वैलेंसीज। ठीक है, वही बोला गया है, राइट द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स और आयंस बिलो द एलिमेंट्स और आयंस। मतलब जो भी इसकी वैलेंसी, जैसे मेटल की वैलेंसी फॉर एग्जाम्पल -1 है तो यहाँ पे हम उसका -1 लिखेंगे, +1 लिखेंगे। और जो हमारा नॉन मेटल है अगर उसकी वैलेंसी हमारी -1 है तो उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, -1। क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग आयंस, उसके बाद हम क्या कर देंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस है तो उसको हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूले को लिखने से पहले। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये कैसे लिखेंगे, देखो, हाइड्रोजन हमारा मेटल हो गया, क्लोराइड हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल। हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H और क्लोराइड का सिंबल हो गया Cl। वहां पे हमने लास्ट क्लास में हमने एक टेबल देखी थी जिसमें हमने सारे आयंस के चार्जेस के बारे में पढ़ा था। तो हाइड्रोजन के ऊपर होता है हमारा, हाइड्रोजन का होता है हमारा H+, Cl का होता है -1। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज है, या फिर ऐसे लिखो, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया सिंबल, उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे उसके वैलेंसीज। वैलेंसीज मतलब वो लॉस कर रहे हैं या फिर गेन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो +1, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो -1। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं आयंस के साथ इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन के पास 1 चला गया यानी H1, देन Cl1। हम यहाँ पे 1 की नोटिफिकेशन, 1 का जो नंबर है उसको नहीं शो करते, तो जो इस फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, HCl। स्टेप्स को ध्यान रखना है। स्टेप अगर यहाँ पे लिखा जाए तो स्टेप 1 में हमने क्या करा है, सबसे पहले सिंबल्स को लिखा है। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या करा है, उनकी वैलेंसीज को लिखा है। स्टेप 3 में हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। और स्टेप 4 में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आयंस को अरेंज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आयन लिखेंगे, मेटल, और उसके बाद हम कौन सा लिखेंगे वहां पे, नॉन मेटल। तो वही करा है।
सबसे पहले हमने हाइड्रोजन के सिंबल को H रखा, फिर क्लोराइड के सिंबल को Cl रखा, हाइड्रोजन की वैलेंसीज को +1 और क्लोराइड की वैलेंसी को -1 रख के दोनों में जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो हाइड्रोजन के पास 1 चला गया, Cl के पास 1, यहाँ पे हम 1 को शो नहीं करते तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे हम बाकी के फॉर्मूलेस को बनाएंगे। दूसरा दे रखा है हमें हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में हमें पहले क्या करना है, हाइड्रोजन और सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर हम सिंबल लिखें तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया हमारा H और सल्फाइड का सिंबल हो गया S। अगर इनके वैलेंसीज के बारे में बात करें तो ये वैलेंसीज हमें उसी टेबल से याद करनी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई +1 और सल्फाइड की वैलेंसी हो गई -2, क्योंकि H के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और सल्फाइड के ऊपर -2 का। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। अगर हाइड्रोजन को -2 के साथ कराते हैं और सल्फर को 1 के साथ कराते हैं तो क्या होगा, जिस भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर हमारा नीचे की तरफ आ जाता है, यानी हाइड्रोजन पे 2 नीचे आ गया और सल्फाइड पे 1 आ गया। इसी को हम क्या लिख देंगे, H2S। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का। नेक्स्ट हमें गिवन है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का चार्ज को याद करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का सिंबल होता है हमारा Mg, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। अगर इनके वैलेंसीज के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है हमारा +2 का चार्ज और क्लोरीन के ऊपर होता है हमारा -1 का चार्ज। तो Mg के ऊपर हो गया +2 और Cl के ऊपर हो गया -1। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करानी है। मैग्नीशियम के साथ 1 चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, सेम क्लोरीन के साथ हमारा क्या चला जाएगा, प्लस का 2। तो ये हो जाएगा MgCl2। यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सारे क्या आ रहे हैं, मेटल्स आ रहे हैं, और राइट हैंड साइड में हमारे सारे क्या आ रहे हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की पहचान हम आयंस के ऊपर लगे चार्जेस से पता कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव का, और नॉन मेटल्स के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव का। यहाँ पे भी देखेंगे तो हाइड्रोजन +1 यानी हाइड्रोजन यहाँ पे ये मेटल हो गया और सल्फाइड हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्लोराइड में भी हाइड्रोजन हमारा मेटल है और हमारा क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल। तो वो हमारे केमिकल फॉर्मूले की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला सिंबल है वो मेटल का आना चाहिए और दूसरा सिंबल हमारा किसका आना चाहिए, नॉन मेटल का। तो अब तक हमने जितने भी फॉर्मूले बनाए हैं सब में क्या हो रहा है, पहले मेटल आ रहा है उसके बाद क्या आ रहा है, नॉन मेटल। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ अगर हम प्रोसीड करें तो नेक्स्ट दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का सिंबल हो गया हमारा C, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमें क्लोराइड लेना है तो ये हो गया इसका सिंबल Cl। लेकिन अगर वैलेंसी के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो वैलेंसी Cl की कितनी है, -1, लेकिन कार्बन टेट्रा बोला गया यानी यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट कितने हैं, 4। और हमें पता है कार्बन के ऊपर वैलेंसी कितने की होती है, -4 की भी और +4 की भी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कार्बन हमारी जो है वो +4 की भी वैलेंसी लेके चलता है और -4 की भी वैलेंसी लेके चलता है। अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे ये माइनस का 1 कैरी कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 4 उसकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी 4 होने का रीजन क्या है, टेट्रा बोला गया, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। तो जब हम कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्लोरीन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C1Cl4। और अब यहाँ पे हम अगर देखें तो जो यहाँ पे हमारा Cl4 है यानी ये जो क्लोरीन है वो 4 है, तो ये कैसा हो गया, टेट्रा
राइट। और कार्बन है तो इस सी से क्या हो गया हमारा कार्बन, तो फॉर्मूला किसका बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसमें बहुत अलग सी चीज हुई है। यहाँ पे क्या बोला गया है हमसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा से लेना देना है यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी का, मतलब अगर तुम्हारे कार्बन है उसके पास पता है +4 और -4 की वैलेंसी कैरी करता है, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है अपने शेल से। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब जो कार्बन है उसके ऊपर 4 का चार्ज लेंगे, लेकिन अगर क्लोराइड का माइनस चार्ज है तो हमें इसके अपोजिट में चार्ज लेना पड़ेगा, वो क्या है प्लस का 4। उसके बाद हमने सी को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सीएल को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया C1Cl4। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोरीन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 4, इस वजह से उसे क्या बोल दिया गया है टेट्रा क्लोराइड, और ये कार्बन के साथ मिलके बना है तो ये हो गया हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा किसका, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे अगर हम, तो कैल्शियम का सिंबल हो गया Ca और ऑक्साइड का हो गया O। अगर इनके वैलेंसीज के बारे में बात की जाए तो कैल्शियम के ऊपर होता है हमारा +2 चार्ज और ऑक्साइड के ऊपर होता है हमारा -2, यानी Ca2+ होता है हमारा कैल्शियम और O2- होता है हमारा ऑक्साइड। उसके बाद सिंपल वही चीज हमें क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई जब Ca को हम -2 से करेंगे और O को +2 से करेंगे तो ये बनेगा हमारा Ca2O2। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों में 2 है, तो अगर इसको हम फ्रैक्शन करें 2 से दोनों को डिवाइड करें तो ये कट के क्या आ जाएगा CaO, जो हमारा किसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमारे पास ये Ca4 और O2 है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा Ca2O। तो वही हमने यहाँ पर करा है, जो ये हमारा फॉर्मूला था वो बन रहा था Ca2 और O2। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे ये हमारा क्या हो गया CaO, जिसको हम क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंबल को लिखेंगे, एल्यूमिनियम का सिंबल हो गया Al और ऑक्साइड का सिंबल हो गया O। उसके बाद हम इनके वैलेंसीज को लिखेंगे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो गई +3 और ऑक्साइड की वैलेंसी हो गई -2। क्रॉस मल्टीप्लाई, Al के नीचे आ गया 2 और ऑक्सीजन के नीचे आ गया हमारा 3। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम होता है हमारा Na और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है हमारा NO। ठीक है, NO3। अब हमें क्या करना है, सोडियम के चार्ज को लिखना है और नाइट्रेट के चार्ज को लिखना है।
या वैलेंसी के बारे में बोला जाए। सोडियम की वैलेंसी हो गई +1 और नाइट्रेट की वैलेंसी हो गई -1, क्योंकि हमें पता है सोडियम होता है Na+ और नाइट्रेट होता है NO3-। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सोडियम और नाइट्रेट की वैलेंसीज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हो गया हमारा NaNO3। किसका फॉर्मूला बना, ये हो गया हमारा सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हमें गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर इनके सिंबल्स को देखें तो कैल्शियम का सिंबल हो गया Ca और हाइड्रोक्साइड का हो गया OH। और अगर इनके वैलेंसीज के बारे में बात करें, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और हाइड्रोक्साइड की होती है -1। अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम को लिखते हैं Ca2+ और हाइड्रोक्साइड हो गया OH-। ये हमें सारी सिंबल्स उसी टेबल से मिलेंगे। कैल्शियम को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन OH को +2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा CaOH2। अब एक चीज हमने पढ़ी थी, अगर पॉली एटॉमिक आयन्स है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा आयन्स है, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूले के रेशियो को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 और 2, दो एटम्स मिलके हमारे एक कंपाउंड का या फिर एक आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे CaOH2 ऐसे ना लिख करके Ca OH और उसके नीचे ब्रैकेट के क्या लिख देंगे, 2, क्योंकि ये हमारा कैसा आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है। तो पॉलीएटॉमिक आयन के रेशियो को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, नीचे यहाँ पर इसको 2 पुट करके ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सोडियम कार्बोनेट सल्फेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सल्फेट। यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूले मर्ज हो गए हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है, इसमें हम कार्बोनेट के आयन को रखेंगे। सोडियम का जो सिंबल होता है वो हो गया हमारा Na और कार्बोनेट हो गया हमारा CO3। ठीक है, अगर इनकी वैलेंसी को रखें तो सोडियम की वैलेंसी हो गई +1 और कार्बोनेट की वैलेंसी हो गई -2, क्योंकि यहाँ पे हमें याद रखना है Na के ऊपर होता है प्लस का चार्ज और कार्बोनेट होता है CO3 2-। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Na2CO3। ठीक है, अब देखो CO3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल ब्रैकेट के नीचे 1 को मेंशन करेंगे, लेकिन 1 को हम इतना मेंशन नहीं करते फॉर्मूलेज में, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल Na2CO3।
यहाँ पे हमारा एक सल्फेट लिखा था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट के फॉर्मूले को बनाते हैं, जैसे सोडियम और सल्फेट, ठीक है। सोडियम हो गया हमारा Na और सल्फेट हो गया हमारा SO4। सोडियम की वैलेंसी हो गई +1 और सल्फेट की वैलेंसी हो गई हमारी -2। अब हमने क्या करा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे क्या होगा, ये वही हो जाएगा Na2SO4 ब्रैकेट के अंदर और बाहर 1 लिखेंगे क्योंकि 1 को इतना मेंशन नहीं किया जाता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Na2SO4। यहाँ पे क्या हुआ था, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट मर्ज होकर के हमारा सोडियम कार्बोनेट सल्फेट हो गया था। तो ये हमारा अगर देखें तो ये हमारा A हो गया सोडियम कार्बोनेट और दूसरा हो गया हमारा सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले को भी बनाया है और सोडियम सल्फेट के फॉर्मूले को भी बनाया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट कैसे बनेगा, ठीक है, देखो अमोनियम और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सल्फेट। अमोनियम के सिंबल को देखें तो अमोनियम का सिंबल होता है हमारा NH4 और सल्फेट का सिंबल होता है हमारा SO4। अगर इनके वैलेंसी को देखें तो अमोनियम की वैलेंसी होती है +1 और सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है -2, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में करा। इन दोनों की क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा NH4। ध्यान से देखेंगे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ब्रैकेट में बंद करके 2 हम उसके नीचे लिख देंगे और SO4 हमारा एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी हमने केमिकल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने केमिकल फॉर्मूले बनाए हैं कई तरह के, और जिसमें हमने देखा है कि केमिकल फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं, जिसमें हमारे सिंपल फॉर्मूलेज भी थे और हमारे डबल फॉर्मूले भी थे, या फिर बोल सकते हैं डिफिकल्ट फॉर्मूले, जिसमें हमारे जो पॉलीएटॉमिक आयंस है, जैसे यहाँ पे था 2 की जो 2 से ज्यादा आयंस मिलके जो हमारे केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें हम ब्रैकेट के नीचे उनके रेशियो को भी मेंशन आउट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी केमिकल फॉर्मूले को करते करते हमने एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी करा था, वो क्या था हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक, जो हमारे पेपर में कई बार पूछा भी गया है, क्योंकि ये बच्चे गलत कर देते हैं तो एग्जाम पर्पस में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट रख दिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, क्या होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में बताया था कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो किसी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिससे मिलके हमारा पूरा कंपाउंड बनता है। तो वही वाला बोला गया है, याद हो तो आज पिछले लेक्चर्स में हमने एक चीज और करी थी कि जो एटम्स हैं, एटम्स मिलके हमारे किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का। जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन है और यही हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो दो हो जाते हैं, यानी एक H और एक H मिल गया, तो ये हमारे किसका फॉर्मेशन करते हैं, H2 मॉलिक्यूल का। जब एटम्स जो हैं मिलते हैं वो हमारे किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स तक का। तो हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास में वही पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा किसी भी सब्सटेंस का द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब जितने भी उसके अंदर एटम प्रेजेंट है उनके सारे मासेस का अगर हम सम कर देते हैं तो वो हमारा किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास का। वही बोला गया है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल जितने एटम से मिलके बना है, वही क्या कहलाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास। अगर इसमें हम लिखें इसको, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा
सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है। जो भी हमारा एटॉमिक मासेस हैं, जितने भी उसके अंदर एटम प्रेजेंट है, अगर उन सबके मासेस को अगर हम सम कर देते तो हमारा क्या निकल के आता है, मॉलिक्यूलर मास। जैसे ही एटॉमिक मास की यूनिट यू थी, वैसे हमारे मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ मॉलिक्यूलर मासेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास किसका गिवन है, H2O का। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस H2O के अंदर H2O, तो यहाँ पे देखने से पता चलता है हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो कितने गिवन है हमें, 2। और अगर यहीं पे हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करें, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 1। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास को देखें तो H2O, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो 1, पहले 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय उसके मास से, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1U, यानी 1, प्लस करेंगे दूसरा, क्यों, कौन सा एटम है हमारा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा सिंगल 1 है तो उसे 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय उसके एटॉमिक मास से। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 16, यानी 2 में 16 को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 18U। सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल में देखना है कि एटम कितने नंबर में प्रेजेंट है। जैसे H2O के अंदर हमारे जो हाइड्रोजन है वो 2 प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन क्या है हमारा, सिंगल 1 प्रेजेंट है। तो वही हमने करा, पहले हाइड्रोजन के नंबर को रखा और उसको उसी के मास से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया दूसरे एटम के नंबर को, और उसके मास से मल्टीप्लाई करके। यानी पहले हमने हाइड्रोजन को सॉल्व करा, जिसमें 2 हाइड्रोजन थे, उसके मास से मल्टीप्लाई करा तो आया हमारा 2। सेम ऑक्सीजन हमारा सिंगल प्रेजेंट था, उसको उसके मास से मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई 16, तो ये हो गया 16, और 16 और 2 को ऐड करके आंसर कितना आ गया हमारा, 18U। नेक्स्ट देखा है हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब हमें किसका मास निकालना है, नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा HNO3, ठीक है। HNO3, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, काउंटिंग्स के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए हमारे 1, नंबर ऑफ नाइट्रोजन भी हो गया हमारा 1, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, इनके मॉलिक्यूलर मासेस को देखेंगे। तो HNO3, HNO3, ठीक है। HNO3 में हमारा हाइड्रोजन सिंगल 1 है तो उसको उसी के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1, प्लस नाइट्रोजन क्या है हमारा सिंगल 1 प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक मास कितना है, 14, उसको हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन हमारे 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास कितना है, 16। अब क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आया, 14 को 1 से करेंगे तो ये हो गया 14, और 16 को 3 से करेंगे, ये हो गया हमारा 48। अगर हम इन सबको ऐड करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, 63U। यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड का एटॉम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 63U।
एक और एग्जांपल अगर लें हम मॉलिक्यूलर मास का, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो नंबर ऑफ H कितने हैं यहाँ पे हमारे 1, और नंबर ऑफ Cl एटम कितने हैं वो भी क्या है 1। अगर हम एटॉमिक मास के बारे में देखें तो जो एटॉमिक मास होता है किसका, हाइड्रोजन का, वो हो गया हमारा 1, और एटॉमिक मास किसका, क्लोरीन का होता है हमारा 35.5 U। अब हम क्या करेंगे, HCl के मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए HCl के मॉलिक्यूलर मास में हम हाइड्रोजन के मास को ऐड करेंगे और क्लोरीन के मास को ऐड करेंगे। तो हाइड्रोजन का अगर सिंगल एक ही एटम प्रेजेंट है, अगर हम देखें हाइड्रोजन हमारा सिंगल 1 प्रेजेंट है और उसका एटॉमिक मास कितना है 1 U। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन है हमारी सिंगल 1 यूनिट, यानी एक ही हमारा क्लोरीन प्रेजेंट है और उसका मास कितना है 35.5 U। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 + 35.5, आंसर आएगा हमारा 36.5 U। यानी जो हाइड्रोजन क्लोराइड का मास है वो कितना है 36.4। एक चीज याद रखना, वो जो टेबल थी उसमें ना जो क्लोरीन है उसका जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है। ये एक एक्सेप्शन वाला केस है, तो यहाँ पे वही रखा गया है, क्लोरीन के मास को 35.5 रख के और हाइड्रोजन के मास में 1 के साथ ऐड करके उसकी वैल्यू कितनी आ गई 36.5 U। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे CH4, ठीक है, मीथेन गैस की। इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ C यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 1, ऐसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं वो है हमारे 4। अगर एटॉमिक मास को देखें, जो हमारा एटॉमिक मास है किसका, हाइड्रोजन का, वो हो गया हमारा 1। ऐसे ही जो हमारा एटॉमिक मास है किसका, कार्बन का, वो हो गया हमारा 12। CH4 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, यानी कार्बन सिंगल 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय उसका मास यानी 4, प्लस हाइड्रोजन हमारे 4 प्रेजेंट है तो 4 मल्टीप्लाई बाय उसका मास यानी 1। तो 12 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं, आंसर हमारा कितना आएगा 16 U। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 16 U। आज के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो लास्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास में क्या है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस एंड एटम्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड। सेम मॉलिक्यूलर मासेस की तरह ही है। क्या बोला गया है, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम्स और आयंस प्रेजेंट है उनके मासेस के सम को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो जैसे हमारे पास दे रखा है NaCl का जो फॉर्मूला यूनिट मास होगा वो कैसे बनेगा, देखो NaCl यानी सोडियम। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात करें तो सोडियम का सिंगल एक एटम है, वैसे ही क्लोरीन का सिंगल कितना एटम है, सिंगल एक एटम प्रेजेंट है। एटॉमिक मास को देखें तो एटॉमिक मास जो होता है हमारा सोडियम का यानी Na का वो होता है 23 U, और जो हमारा क्लोरीन होता है उसका अभी हमने देखा वो कितना होता है 35.5 U। और NaCl का अगर हम निकालें तो वो होगा 23 प्लस 35.5, ठीक है। देखो 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 23 ही आएगा, और सेम 35.5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35.5। अब अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 58.5 U। यानी जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा NaCl का वो क्या है 58.5। फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों में सेम चीज है, बस यहाँ पे फॉर्मूले को मेंशन कर देता है कि किसी कंपाउंड के फॉर्मूले के अंदर कितने एटम्स और आयंस प्रेजेंट है, उन्हीं एटम और आयन के सम मासेस को सम को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। और वही मॉलिक्यूलर में था कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी हमारे एटम प्रेजेंट है, अगर उन सबके हम एटम्स के मास को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर मास।
तो आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या कंप्लीट करा? सबसे पहले हमने केमिकल फॉर्मूले के बारे में बात करी, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कौन-सा था? वो था कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है? उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर मासेस को समझा और लास्ट में हमने क्या देखा? फॉर्मूला यूनिट मास। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का एंड होता है, मतलब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है? अब हम अपने अगले चैप्टर को करेंगे, वो कौन सा है? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चैप्टर कंप्लीट होने के साथ-साथ हमें इसके सारे एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ताकि हमारा जो ये केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मासेस के छोटे-छोटे से टॉपिक्स हैं, इनके अंदर के जो हमारे कॉन्सेप्ट है, वो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए हमारे साथ। वेलक